नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार की तरफ से दावा पेश किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या कुछ है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 5.2% से घटकर 4% पर आ गई है। लेकिन क्या वाकई में जमीनी सतह पर बेरोजगारी का ये असर देखने को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि बेरोजगारी दूर होने की बात कही जा रही है, कितनी दूर हुई है इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डेली वेजर्स हैं हमारे साथ यहाँ पर राजेंद्र सिंह ताज जी, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं डेली वेजर्स के, काफी लंबे समय से धरने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। फायर एंड इमरजेंसी से हमारे साथ अनिल परिहार ने ज्वाइन किया है, ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आपका भी स्वागत। और यासिर खान अपनी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले ताज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि 5% की जो यहाँ पर बेरोजगारी दर है 5.2%, वो घटकर 4% पर आ गई है, कितनी सच्चाई इसके हवाले से आप देख रहे हैं कि कितनी सच है जमीनी सतह पर? क्या वाकई में बेरोजगारी कम हुई है? देखिए आषाढ़, जो सरकार के दावे हैं वो कागजों में होते हैं, ग्राउंड पे उसकी कोई सच्चाई आज तक मैंने नहीं देखी। चाहे वो डेली वेज का इशू हो, चाहे अनएम्प्लॉयड का, चाहे कोई इशू हो। हाँ, वो मेरे को जो मेरी समझ है वो शायद वो ओवरेज हो गए लोग, इतने लोग। तो जो पिछले 3-3.5 साल से आज लिस्ट निकलती है वो कल कैंसिल होती है, ये सिस्टम 3-4 साल से चल रहा है। और कितने बच्चे उसमें छोड़ के चले गए, कुछ बच्चे अब्रॉड चले गए शायद, या कुछ लोग ओवरेज हो गए, तो या कुछ लोगों ने अपना रजिस्टर नहीं कराया। एक वो इशू है। दूसरा इशू में अपना आपको जोड़ देता हूँ कि डेली वेजरों को आज 5 से 70-72 दिन हो गए। आप कहते हो सरकार की तरफ से आंकड़े के अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या कम हुई है, सरकार रोजगार दे रही है, तो आप हमारी हाल देख लीजिए। हम पिछले 30 साल से हमने एलजी साहब भी देखे, गवर्नर का रूल भी देखा, मिलिटेंसी का टाइम भी देखा, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उसके बाद तमाम पिछले 30 साल से हमारे इशू को कोई भी आज तक ऐसा कोई नहीं आया जो इशू हल कर सके। सरकार के आंकड़े तब भी आते थे कि हम इनको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। चाहे रूलिंग पार्टी आज की डेट में इनडायरेक्ट, मैं बीजेपी को कहूंगा, 10 साल से करीब सत्ता में है, वो केंद्र में है, और हमें ये वादा किया गया 2014 में कि धारा 370 के बाद रेगुलाइजेशन जो होगी आपकी, उस बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर 60 डेली वेज का। लेकिन आज 10 साल से देखिए हम लोग भी उसी में हैं। कितना समझ रहे हो कि सच्चाई है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से दूर हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, किसी जिसने भी दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट ने भी दिया है, बिल्कुल गलत है। बेरोजगारी बढ़ रही है, शायद उससे डबल हो गई है। आप हर दिन देख रहे हो कि कहीं ना कहीं स्कीम जो घोटाले आ रहे हैं रिक्रूटमेंट में। जो पिछले साल जब बीजेपी 2014 में आई थी, उसका एक ही नारा था कि हम यूथ को एम्पावर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। उन्होंने जब आए थे बोलते थे हम जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा हब बनाएंगे, 370 और 35 एब्रोगेट करने के बाद इतना बड़ा हब बनाएंगे, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हब होगा, नौकरियां होंगी, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए। लेकिन निकला क्या? उसका उल्टा ही निकला। यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर इन्होंने शराब की दुकानें खोली यूथ को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पर कोई नया कॉलेज नहीं खोला, जो थे कॉलेज, जो स्कूल थे वो बंद पड़े हुए। और इतना यूथ इतना डिस्टर्ब है, चाहे वो स्कैम को लेकर है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर है। और इनके दावे देखो, बीजेपी सरकार के दावे इतने खतरनाक है ना। इनसे हिंदू मुस्लिम करा लो, इनसे आप समाज का दुबीकरण करा लो, यही है, या समाज का दुबीकरण करा दो या हिंदू मुस्लिम करा दो। अगर फिर भी अगर नहीं हारने की कगार है, फिर यूएम जिंदाबाद। तो इनका जो रोड मैप है ये क्लियर है कि हमें रोजगार देना है, ना हमने एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करना है, हमने क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, अपना जो है पॉलिटिक्स चलानी है। देखिए, इसमें एक चीज है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप देखें यहाँ पर प्रोफेशनल जो लोगों ने कोर्सेज किए, उनकी आबादी जो है सरकारी डेटा दे रही है 7 लाख प्रोफेशनल लोग हैं। उनमें से 20% लोगों को नौकरियां मिलती हैं और 50% फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं डिस्पाइट दी ऑफ हायर एजुकेशन। और हाँ, एक चीज है कि जुलाई 2023 के बाद जो फर्क जो नजर आया, वो ये फर्क नजर आया कि हमारे से जो हम नंबर आगे चल रहे थे, कभी 2 पर कभी 1 पर, तो हमारे से आगे निकल गया हरियाणा, आगे निकल गया अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है। तो हम कहीं चौथे नंबर पे आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि सरकार जो यहाँ पर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वैकेंसीज होती है, क्योंकि यहाँ का नौजवानों का ज्यादा दारोमदार जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर पर है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एडवर्टीज करे और पोस्टें जो है रेफर बहुत कम होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस थोड़ा सा कम हुआ, भर्ती वगैरह जरूर हुई, लेकिन वो प्रोसेस जिस तरह से चल रहा था कहीं ना कहीं हुआ। और रहा दूसरा प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि इंडस्ट्री सेक्टर जो यहाँ का जम्मू का जो एग्जिस्टिंग सेक्टर में कहूंगा, जो यूनिट खुले हुए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो उसको सरकार को बूस्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो युवा का युवा है उसको एकोमोडेट किया जा सके। देखिए आयशा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आज नेशनल यूथ डे की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
और देश के युवाओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2047 में जो विकसित भारत का एक संकल्प हम लोगों ने लिया, उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो इस ओर सब अग्रसर होकर काम करें। और एक चीज़ की और बात उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 से 5 वाली सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर आएगा। अगर हमने 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और हमें इससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। वो जो माइंडसेट है, सरकारी माइंडसेट, उससे बाहर निकलने की बड़ी आवश्यकता है। रही बात जो दो आपने यहाँ पर पैनलिस्ट की बात की, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात करें या मेरे साथ जो डेली वेजर्स के राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, राजेंद्र सिंह जी से तो पुरानी अपनी जान पहचान भी है और राजेंद्र सिंह जी ये भी जानते हैं, जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी, जो भी कागज़ इन्होंने मुझे दिए थे उस कागज़ के ऊपर अक्षरशः पालन करते हुए मैंने अगले दिन नहीं 2 दिनों बाद मैंने उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी से उनसे मुलाकात करके पूरा का पूरा मसला डिस्कस करके इनको फ़ोन भी स्पेशली किया था कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन, जो मेरी तरफ से हो पाया, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ उसे करता भी हूँ। नहीं हो पाया उसका अफसोस तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। और डेली वेजरों का दुख मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर इनका दुख किसी ने देखा है तो खुद मैंने देखा हुआ, क्योंकि अपने साथ कई ऐसे लोग रहे। मुझे अभी भी याद है वो दिन के एक 50 रुपए की 30 रुपए की दवाई के लिए डेली वेजर बेचारा दर दर भटकता था, उसके पास पैसे नहीं होते। तो 30 साल जो उन्होंने उत्पीड़ना सही है उसमें पुरानी पार्टियों का तो सबसे बड़ा योगदान रहा ही है, जिन्होंने इनको वो छलावे वाली नौकरी दी थी 700-800 रुपए और 1100 रुपए में उन्होंने कैसे अपने दिन पाले हैं वो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अभी जो कुछ होना है वो नीड ऑफ द आवर है और जरूर होना चाहिए। इस पे हम लोग भी तत्पर है और मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा। आशा जी, जैसे जसरोटी साहब ने कहा कि पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी तो जो मैंने डॉक्यूमेंट इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, पार्टी की लाइन की बात नहीं, एज ए ह्यूमन इनको लगा कि ये जन इशू इन्होंने पहुंचाया वहां तक। लेकिन क्या है कि इनसे पहले भी हम जब एलजी साहब को मिले थे 11/9/2020 को, तो एलजी साहब ने उस टाइम ये कहा था कि आपका जो इशू है जेन्युइन है, जायज़ है और डीडी सिलेक्शन में आपका रेगुलर प्रोसेस। लेकिन तब के जो चीफ सेक्रेटरी माननीय मेहता साहब थे, उनको शायद एलर्जी थी या क्या था, उन्होंने हर जगह नेगेटिव फीडिंग की, चाहे दिल्ली में की चाहे जहां की। आज की डेट में हमारा इशू ये है कि हम कहते हैं ये रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। बाकी 500-700 में 1399 लोग थे जो हमारे बराबर रेट के आए। हम लोग, मैं बताता हूँ, हम लोग जो है, हमें आपको 2002 से बराबर रेट जो लेबर का जो रेट था सरकार ने फिक्स किया था वही ले रहे हैं। 1399 लोग थे, ये हमारे पिछले बार आपको डाटा दिया था मैंने, क्योंकि 500-700 लेने वाले कम लोग हैं, वो 1300-1400 लोग थे जो लोग पूरे रेट में थे। यूथ दिवस मना रहे हैं तो उसी पर चर्चा है। अभिजीत जी जरा इस पर जवाब दीजिए जो ताज जी कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने राजेंद्र जी की एक भी बात को मैं काउंटर करना भी नहीं चाहूंगा, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। मुझे पता है जो इनकी बात है जेन्युइन है, इनकी डिमांड भी जेन्युइन है और उनके साथ होना चाहिए इंसाफ, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और कोई इन पर ये चीज कर कोई एहसान नहीं करेगा इनके ऊपर। इन्होंने 30 साल 20 साल 25 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं हम लोगों को, इनके कारण ही हमारे नलों में जल आए, इनके कारण ही हमारे घरों में बिजली पहुंची है। जब आपने 20-25 साल किसी से सेवा ली होती है तो उसका हक आप छीन नहीं सकते। अब हल होने में कितना समय और लगेगा अभिजीत? देखिए, मुझे जहां तक अभी लगता है कि माननीय अतुल डुल्लू साहब हैं, इनके पास भी पूरे का पूरा केस पहुंचा है। अभी मुझे तो उनसे चांस नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्दी ये भी उसको डिस्कशन की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनका बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ मसला जरूर हल होगा। जसरोटी सर की ना बात का ना थोड़ा जवाब देना। जो सर ने कहा कि पहले की जो सरकार थी, निठल्ले सरकारें थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने जो भी गलत तरीके से एंट्रीज की, जो भी कराया, ठीक है। अगर ये आए, आप इनको ठीक करो ना। अब तो ये कल को कोई और पार्टी आएगी, वो बोलेगी पहले तो एनसी ने ऐसा किया, फिर तुमने बीजेपी को जिताया, बीजेपी ने ये नहीं किया, फिर हमने जिताया, हम कहां से करेंगे? ये तो देखना कि अगर आपने तो बीजेपी को भी देखा, उन्होंने भी गरीबी नहीं हटाई, हम क्यों हटाएंगे? तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, आपको तो चेंज करना पड़ेगा। आप अगर आए थे, अगर आपका जो मेमोरेंडम था, अगर अपना मेमोरेंडम आपको याद होगा कि 2014 में और 2019 में आपके मेमोरेंडम में क्या था, आप अगर वो पढ़ते ना तो मुझे नहीं लगता था कि आज हमें डिस्कस या बहस करने की जरूरत पड़ती। आपने सबसे पहले कहा था कि हम यूथ ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितनी भर्ती में आपने ट्रांसपेरेंसी लाई? सब इंस्पेक्टर में घोटाला निकला। आपने कितने लोगों को सजा दिलाई? पता ही नहीं है कौन लोग थे, आज तक फ्रेम नहीं हुए। आपने फायर सर्विस में घोटाला हुआ, कितने लोगों को सजा दिलाई? बिल्कुल पता नहीं। आप जेई में घोटाला हुआ, कितने लोगों को सजा दी? पता ही नहीं। तो ये देखो, ये हवाई बातें आप जितनी मर्जी कर लो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। ये मान लो कि हम जो एनसीपीडीपी ने किया या कांग्रेस ने किया, उसी राह पे हम भी चल रहे हैं, हमने कोई अलग नहीं किया। चले मैं बताता हूं हमने क्या किया और आपको जरा मैं इसके ऊपर दूर चाहूंगा कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सुन लीजिए आराम से। देखिए, सबसे पहले 2 चीजें होती है। सभी सब इंस्पेक्टर की बात करते तो उनकी लिस्ट आ चुकी है आपके सामने, सुन लीजिए। स्कैम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको जरा बताता हूं, बीच में ना बोलिएगा, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप भी सुनिए प्लीज। उसके बाद जो आपका मन कहेगा आप प्लीज बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जम्मू कश्मीर की ही रियासत है जहां पर 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंटें हुई हैं।
बैकडोर अपॉइंटमेंट, घपला पे किसे कहते हैं? घपला आप उसको कहते हैं जिस घपले का मतलब है कि किसी ने अगर आपको जिसका हक नहीं मिलता उसको आपने नौकरी दे दी। यानी कि जैसे यहां पर होता रहा, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर सिफारिश जाती थी, अभी भी उसके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ सिगरेट की डिब्बी लगी है विल्स और गोल्ड फ्लैग की, उसे घपला कहा जाता है। जनाब जब ये हुआ नहीं ना, उसे आप घपला नहीं कहेंगे। इसके अंदर अगर कोई चीज हुई थी वहीं रोक दी गई। एक भी नौकरी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो हकदार को हक ना मिले। इसी को कहते हैं स्वच्छ सरकार, इसी को कहते हैं हकदार को हक देना, जो हम लोग कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं आपका भी एक जेन्युइन सा है इसमें इशू, कोई इसमें दो राय नहीं है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की जो रिश्त थी वो जब क्वैश हुई थी, कारण क्या था? उसके अंदर भी कुछ इस तरह के घपले आए थे। अब एक चीज को समझिए, 30, 35, 40 साल से सिस्टम में ऐसी काली भेड़ें बैठी हैं जो सिस्टम को खराब करती हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन कम से कम एट द एंड ऑफ द डे मेरी बात का आप एश्योरेंस रखिएगा, एक भी नौकरी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, एक भी नौकरी ऐसी नहीं जिसमें हकदार को हक ना मिले। ठीक है अभिजीत जी, ब्लैक शिप्स को बाहर निकालने की कोशिश किसने करनी चाहिए और किसका जिम्मा है? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा है और आपको जल्द से जल्द उस पर स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पर एलजी प्रशासन काम कर रहा है, उनके साथ यहाँ वार्तालाप होनी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई? देखिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी आप करें क्या, कुछ चीजें सिस्टम के अंदर इस तरह से घुस गई होती हैं कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। आपके सामने लिस्ट बनी लेकिन उसके अंदर भी हो गया। अब ऐसी चीज जब तो पकड़ भी ले गई ना उसको। मैं मानता हूं नाइंसाफी तब होती है जब इनकी जगह पे नौकरी किसी और को मिल गई। अभी तक किसी को मिली तो नहीं, आपकी जगह पे किसी और को नौकरी मिल जाते फिर आप बोले आपको भी इंसाफ मिलेगा, जैसे सब इंस्पेक्टर्स को इंसाफ मिला, आपको भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मेरे वर्ड्स लेकर चले प्रयार साहब कि जो नौकरी मिलेगी हकदार को हक मिलेगा। आप देखिए डेली वेजेस का मामला बहुत सीरियस है और बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि हर इसमें बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हैं। और इस वक्त तो लगभग हमारे पास एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, लेकिन 1 लाख के करीब जो डेली वेजर्स है जिनको अभी रेगुलाइज नहीं किया गया है। और ये 90s में सिलसिला शुरू हुआ। और आप देखेंगे 90 के बाद क्या हुआ कि 96, 2000 में ये चलता रहा। निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ये वहां का उस वक्त ये 3 चीजें जम्मू कश्मीर में पाई जाती थी। और यही डेली वेजर्स जो है इनको मिनिमम वेजेस दिए जाते थे और मैक्सिमम इनसे वर्क लिया जाता था। यानी कि इनका एक्सप्लॉइटेशन जो है कंटिन्यू हुआ। और जो भी सरकार आई उसने कहा आप अपनी राजनीति के लिए कि आप हमें वोट दो, हम अगली बार आपको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन इनका हक है, इनके कुंबे हैं, इनका बहुत बड़ी एक आप देखें कितने परिवार जो हैं यहाँ पर इन पर डिपेंडेंट है। इनको रेगुलाइज जल्द से जल्द होना चाहिए जितने डेली वेजेस हैं। अब पोस्ट थी नहीं थी वो एक अलग सा इशू है। लेकिन मैं साथ में एक और चीज यानी आ रही हूं मैं ताजी आपके पास, पोस्ट थी या नहीं थी, लेकिन डेली वेजर्स का मसला यहाँ पर हल होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी के लोगों ने पूरे प्रूफ दिए हैं, उसके बावजूद भी हल नहीं हुआ। देखिए मुझे लगता है कि ये भी जरूर है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बिल्कुल जेन्युइन है। इनके अंदर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर भी हर चीज को पारदर्शिता के साथ, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर्स वाला इंसाफ हो, इस तरह से इनके साथ भी होना चाहिए। हम भी तत्पर हैं, हम भी इनके साथ खड़े हैं। एक चीज को समझिए, जो ये बार बार चीजों को समझते कहने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जो चीजें हुई वो सिस्टम की खराबी के कारण हुई सारी के सारी, क्योंकि सिस्टम पहले से खराब चल रहा था। अब किसी भी चीज को निकालने 50-60 साल के खड्डे भरने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। एक बात, पिछला सिस्टम खराब चल रहा था जिसकी वजह से। हाँ जल्दी से देखिए 2 मिनट में लूंगा आपके आशीष जी। मैं शायद जसवर साहब को ये चीज़ पता है, मेरे भाई यासिर खान को अपनी पार्टी, उनको भी ये पता नहीं है। पीएचई हो, ईडीडी हो, आप उस डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो और उसमें आप रिक्रूटमेंट रूल ही नहीं रखते कि आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है। तो कैसे हम लोग बैकडोर, आज तक हम नहीं समझ सके। जितने ऑफिसरों के पास हम जाते हैं, हमने कहा आप बताइए कि जो फील्ड स्टाफ है उसका रूल रेगुलेशन क्या है, उसको अपॉइंटमेंट कैसे करना। जब आपके पास वो चीज है ही नहीं है तो बैकडोर कैसे होगा। आप 6.5 94 की बात कर रहा हूं, 94 के बाद 6,500 स्कीम बनी, उसमें मैन पावर का प्रोविजन नहीं है। और आज की बात परसेंट गवर्नमेंट की बात करूं, एलजी साहब की जल जीवन मिशन, जिसको शॉर्ट में जेजेएम बोला जाता है, माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए। वो जम्मू प्रोविंस की बात करूं, 1782 समथिंग नए स्कीम में बने, नए ट्यूबवेल जिसको कह लो। एक ट्यूबवेल में 6 आदमी बता। आप बताइए उन्होंने क्या किया? कोई आदमी नहीं पोस्ट क्रिएट नहीं की, कोई आदमी नहीं, सिर्फ बिल्डिंगें बन गई हैं। एक में प्लीज पूरा करूं, आप हमें बैकडोर वो कहे, वो हमें ये बता रहे हमारे रिक्रूटमेंट रूल क्या है। आज तक रूल ही नहीं है। जब आप लोग 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 साल एक आप आदमी को शोषण करोगे और उसके बाद जब आपकी मर्जी आएगी आप कहोगे कानून की तरफ से आप बैकडोर हो। मैं उन्हीं लोगों ऑफिसरों से पूछना चाहता हूं जो हमें बैकडोर कहते थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम करते कोविड में। कोविड हमारा डेली वेजर, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं, आप ही मैडम आशा, आप ही गलत कह सकते। यहाँ जितनी दुनिया जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर में, वो नहीं कह सकते कि पानी पीएचई वालों ने अपनी ड्यूटी में खुदाई की। देखिए मैं एक बात से राजेंद्र सिंह की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एटलीस्ट आप जो बातें करते हैं वो 2.5 लाख का जो आंकड़ा वो बाकी लोगों का होगा, इनका उनमें कहीं नहीं। जिन बेचारों ने इतने साल सर्विस की है उनके ऊपर ये लेवल जो कोई भी लगाता है मैं कहूंगा वो पाप कर रहा है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपके चैनल के ऊपर। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आंकड़ा जो है वो डेली वेजर्स का सामने आया था और 3 से 4 लाख तक की आबादी इन लोगों की बनती है और वोट बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया। देखिए, हाँ बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति तो इनके साथ हुई है, ये तो मैं समझ और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ऑपोजिशन में आप लोग थे तो इनके साथ बैठकर हम भी आज कई भी बार खड़े आपने हैं, आश्वासन अपोजिशन दिए। में थे हम तब भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। एक बात याद रखिएगा, इन लोगों को प्लीज, और मैं आजकल मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, अगर कोई भी इनको इस तरह का लेबल कर रहा है वो गलत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, मैं उन अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूं जो आईएएस केएस बन गए। जनाब, यहां पर एक पार्टी है, मैं नाम क्या लूंगा, उनकी पार्टी के तो एक मामा जी हैं, उनके बेटा जी यहां पर केएस बन गए बिना एग्जाम दिए हुए। बाद में जब एनसी वालों ने शोर मचाया तो उनको उतार दिया गया उस पोस्ट। यहां पर कई ऐसी पोस्टें हैं जहां पर लोग आईएएस भी बन के और सिगरेट की डब्बियों पे उनके ऑर्डर है। इन बेचारों को क्या है, इन्होंने तो 30-30, 25-25 साल अपनी जिंदगी के दिए हुए हैं और 800 रुपए 900 रुपए पे दिए हुए हैं। मैं कहता हूं करने वालों को भी ये चीज देखनी चाहिए। मैं तो ऐसी बात सुनता हूं, मेरी तो रूह काम चाहती है जब मैं इनके वो 25 साल का टॉर्चर देखता हूं। तो इनको प्लीज, इनको ना लेबल करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इनको ऐसा ना लेबल करें। जी देखिए, मैं आप खासकर अपने जो जम्मू कश्मीर में जो नौजवान है उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं ध्यान से कीजिए। आने वाले जो इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग नौजवान है 20 साल, 21 साल, 18 साल के, क्योंकि आप देखें कि कहीं स्टैग्नेशन तो नहीं है किसी प्रोफेशन में। तो सरकार को भी चाहिए कि स्किल कोर्सेज जो हैं उसके इंस्टीट्यूशन जो हैं कायम होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कायम होने चाहिए ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लेकिन मैं एक चीज जो सोटिया भाई से पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा इनके माध्यम से कि ये सरकार तक पहुंचाएंगे कि यहां पर एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात रही, अब मैं आता हूं प्राइवेट सेक्टर पर। यहां पर जितनी कंपनीज है, अब किसका एक का नाम तो मैं ले नहीं सकता हूं। एक तो एक्सक्यूज ये है कि जम्मू कश्मीर में लोग इतने स्किल्ड नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको बाहर से वो उस एरिया के आदमी लाने पड़ते हैं, दूसरी स्टेट या दूसरी यूटी से लाने पड़ते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको जो वेजेस दिए जाते हैं, अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो बाहर से जो पंजाब से आएगा या हरियाणा से आएगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में उसी नौजवान को उसी की सेम क्वालिफिकेशन होगी लेकिन 30,000 पर उसको रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिगार्डिंग पॉलिसीज जो है किसी तरह की जाए ताकि इस तरह से नौजवान एक्सप्लाइट ना हो सके। इस तरह से अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है तो जरूर हमारे संज्ञान में ये चीज लानी चाहिए, हम उसके ऊपर जरूर एक्ट करेंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बड़ा बड़ी गलत कर रहा है। सीधी बात है, जम्मू का युवा या कश्मीर का युवा किसी से कम नहीं है, इसकी से समझते। और युवाओं को भी एक चीज चाहिए कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें अब आ चुकी हैं, भले वो एमएसएमईज के अंदर हो, स्टार्टअप्स के अंदर हो, विश्वकर्मा स्कीम के अंदर देखिए जिसके अंदर आपको टूल्स दिए जा रहे हैं, साथ में लोन दिया जा रहा है, लोन भी कुल 5% पे आपके 1.5 साल बाद वापस उस पर भी सवालिया निशान है। को आप सबके सब ले अवेल करें, आगे आपकी तरफ से चलाया गया जिसमें उड़ान योजना चलाई गई, स्वरोजगार आपने देखा किस तरह से युवाओं ने उसका फायदा लिया, विश्वकर्मा स्कीम चलाई गई, लेकिन उसके लिए औपचारिकताएं जो रखी गई हैं, युवा कहते हैं कि काफी तरीके से मुश्किल है उन सबको पूरा करना। मैं बताऊं, मिशन यूथ चलाया गया कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे यहां पर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। कितना काम जमीनी सतह पर हुआ है ये सवाल है, क्योंकि डाटा आप बता देते हैं, डाटा सबके पास है कि जिस तरह से सरकार ने काम किया, नो डाउट जो यहां पर सामने रखा गया कि 2021 और 22 में 5.2 हो गई। भारत की अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं 17-18 में जो पुरुषों की थी वो 61% थी, लेकिन 22 और 23 में वो घटकर 33% पर आ गई है। उसी तरह से यहां पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आप देखिए ना, सीएमआई जो डाटा दिखाती है वो कहती है 20 से 25% जो है वो ही यहां पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रह गए। लेकिन फिलहाल आप देखिए पूरे देश के अंदर अगर तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर आ रहा है तो फिर सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि यूथ आखिर क्यों नहीं अपने पैरों पर अभी तक स्टैंड हो पाया। क्योंकि जो योजनाएं चलाई गई हैं, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से यासिर जी ने भी कहा, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर युवा अभी स्किल्ड हो पाया है जो उसका लाभ लेगा? जो योजनाएं लाई गई हैं वो पर्याप्त है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, योजनाएं जितनी है ना, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा। मैं खुद विकसित भारत की ये जो यात्रा, उसमें कम से कम मैंने 10-12 कार्यक्रम यही किए हैं जम्मू के अंदर ही। वहां पर ऑन द टेबल उसी समय सभी लोग बैठे होते हैं। ये कहना कि बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज है, ये टोटली गलत है। ऐसी कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। ऑन स्पॉट अगर आपको विश्वकर्मा योजना में ऑन स्पॉट आपको पैसे मिल रहे हैं, टूल किट के लिए ऑन स्पॉट पैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। आज तो ये चीज हो चुकी है कि वो वहां पर बैठे होते हैं, गवर्नमेंट है डोर स्टेप का ही मतलब, जितने मैंने कार्यक्रम किए वही बैठे होते हैं। और मैं बताऊं, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज वो जिसे कहते हैं, मैंने कई युवाओं से ऐसे मिला जिन्होंने कहा हमने ये स्कीमों का अवेल करके हम यहां पर पहुंचे। आज स्कीमों की कमी नहीं है, हाँ जागरूकता की कमी जरूर हो सकती है लोगों में, वो समझ सकता हूं। और जम्मू इतने में ये ज्यादा कमी है कश्मीर के कंपैरिजन में। मैं ना जसरोटिया साहब का ना, उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में सिगरेट की डब्बियों पे ना वो लिखा जाता था, ऑर्डर लिखा जाता था। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, हाल ही की बात है, अभी पिछले 2-3 साल की बात है, हमारे किश्तवाड़ में 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट खुले हैं, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। उसमें अगर किसी को रोजगार एम्प्लॉयमेंट चाहिए, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो मेसन है, बार्बर है, कोई भी है,
उसमें अगर उसको चाहिए, उसको सबसे पहले जाना पड़ता है बीजेपी के ब्लॉक जो प्रेसिडेंट है उससे साइन लेनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन लिखाता है कि अपनी एप्लीकेशन लिखाएगा कि मुझे लगना है, उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास जाना, प्रेसिडेंट जो है वो लड़का उसको देगा कि हाँ जी ये हमारी पार्टी का है। फिर वो चिट्ठी जाएगी डिस्ट्रिक्ट जो है इनका जो हेड जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोलता है वो, फिर वो अपलोड करेगा मंत्री को, फिर मंत्री फोन करता है या साइन करता है उस पर कि हाँ जी ये हमारा बंदा है इसको लगाओ। बाकी लोगों को क्या, अगर यूथ है चाहे वो कोई भी ना वो ना पॉलिटिक्स में है ना वो किसी पार्टी में है, उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए क्या? अगर आपको लेबर के लिए लड़का लेंगे वो भी पार्टी वाइज लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। अगर आप देखो सर, दीजिए जिस अगर आप किसी अगर कोई भी आपका नोन में है ना या अगर कोई जान पहचान, आप पूछो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें देखो आप कभी फील्ड में घूमो, जिस सर मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूं वैसे लोग दिखाता हूं जो स्किल्ड हैं, जो ड्राइवर हैं, जो मतलब मेसन है, जो मतलब बड़े जो लेवल पे जो लड़के काम करते हैं, लेकिन उनको बाहर बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ। अभिजीत जी इस पर देखिए अनिल जी, बात कहना बड़ी आसान है, अब इस चीज के तथ्य होने चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, तथ्य के बिना अगर हम बात करेंगे तो नेशनल चैनल बिल्कुल आप गलत हो पार्टी जाता है। के दूसरी बात आपकी बात, पता होगा कि अगर कोई ऐसा कहीं पर कोई चीज हुआ, अगर हुआ है, पहले तो मैं जब मानता ही नहीं ऐसी चीज, अगर हुई है तो गलत हुई है। लेकिन मैं भी बहुत सारे, और मैं अभिजीत जसरोटिया कोई हवा का नेता नहीं है। डोडा किश्तवाड़ में मुझे आप पूछ लीजिए कौन सी ऐसी जगह जहाँ गया नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 साल में जो है मैं लगातार हर महीने जाया करता था। पिछले 5-10 सालों में शायद साल में 2-3 बार जाने का मौका मिलता है। यही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरे का हाल है। हर जगह मैं पूछता हूँ, कुछ मेरे प्रोफेशन की भी जैसी मजबूरी जिस कारण मैं जाता हूँ। आपके जितने वहां पर लोग लगे हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सारे, वहां पर बड़े नॉन बीजेपी भी काफी लोग हैं जो लगे हुए हैं वहां पर। अब उसके अंदर कहीं अगर कोई एक आदमी हमारी पार्टी को वेरीफाई करता है, मुझे आप एक भी दिखा दीजिए, मैं 10 दिखाता हूँ, एक 10 दिखाता हूँ, गलत है। अगर 10 दिखाता हूँ, मुझे दिखा दीजिए आप ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई ऐसा मापदंड है कि बीजेपी में होना जरूरी चाहिए। अब जहाँ भी है आपका स्किल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अगर मापदंड नहीं है तो किसी ने अगर ऐसा किया तो गलत अप्रूव कैसे करेगी? मैं परिहर बोलता हूँ, किसी ने ऐसा किया तो गलत। आपके चैनल के माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही हैं, पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरी तो यही एलजी साहब से एक मुतालबा रहेगा कि इनकी जायज़ जो जितनी मांगे हैं, क्योंकि ये कोई नाजायज़ मांगे नहीं है, क्योंकि डेली वेजर्स जो है मुतालबा कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, फायर एंड सर्विसेज है, उनकी जल्द से जल्द जो है इनका मुतालबा पूरा किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि 1 लाख नहीं, या आप सोच लो 1 लाख का मतलब हो गया 15 से 20 लाख आबादी जुड़ी हुई है, उनके कुंबे जुड़े हुए हैं। दूसरा ये मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि जो नौजवानों के बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में गैप आया है, उस गैप को दूर किया जाए। एलिनेशन जो फर्दर ना बढ़े, एलिनेशन को दूर किया जाए और यहाँ पर नौकरियों के लिए और मौके जो है फराहम किए जाए। ठीक है अनिल, मेरा यही सवाल रहेगा सर से या पूरे जो भी देख रहे हैं शो, उसमें यही रहेगा कि अगर यूथ को मेन स्ट्रीम में लाना है, यूथ को अगर रोजगार देना है, तो एक ही है कि उनसे दिल से जुड़ना चाहिए। चाहे एलजी साहब हो या चीफ सेक्रेटरी साहब हो या दिल्ली से सरकार, उनको दिल जीतने की जरूरत है और उनसे दिल से जुड़ने का काम करें और उनको रोजगार। देखो रोड बनाना, पुल बनाना, ये माइक्रो डेवलपमेंट होती है, इससे लोगों को खाना नहीं मिलता। मैडम मैं आपको साफ बताऊंगा, अगर आजकल जो बीजेपी का नारा ये चल रहा है कि हम जी रोड पुल, उससे माइक्रो डेवलपमेंट होती है मैम। वो उससे रोजगार का कोई रोजगार वो होता है जिससे उसके पेट में खाना होगा, उसकी मांग के। एक बंदे का बाप बीमार है, वो क्या करेगा उस पुल को, मुझे बताओ। तो जहां पर माइक्रो डेवलपमेंट हो रही है वहां पर कम से कम रोजगार की तरफ, मिनिमम वेजेस की तरफ ध्यान दिया जाए। चाहे डेली वेजर का मसला है, चाहे फायर सर्विस का मसला, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिसको आप मुझे बताओ, इन्होंने एक स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने कि 10 लाख रुपया तक लोन फ्री मिलेगा। आप मुझे बताओ कोई बैंक मैनेजर देके राजी नहीं है? योजना राजेंद्र जी। हाँ मैं मैडम यासिर साहब ने जैसे कहा 1 लाख डेली वेजर नहीं, मैं इनको क्लियर करूं, डेली वेजर जो 2014 में था वो 60,000 करीब था। आज वो चाहे वो रिटायर हो गए, चाहे डेथ होगी, चाहे पीडीडी की पोस्ट आप निकाल दो, आज 40,000 के करीब डेली वेजर है। बाकी जो लोग हैं उनको क्लब करके दिल्ली भी बताया जाता है, चाहे वो स्कीम वर्कर है, मैं उनका नाम लूंगा, कल मेरे खिलाफ हो जाएंगे वो, आप हमें अलग कर रहे हो। कुछ लोग स्कीम वर्कर हैं, डेली वेजर जो है वो स्कीम वर्कर नहीं है, ये परमानेंट नेचर का जॉब, जैसे पीएचई वाले हैं एसेंशियल सर्विस के साथ साथ परमानेंट नेचर का जॉब भी करते हैं। और ये मसला 90s का नहीं है, जब ये हमारा डिपार्टमेंट बना 16 और 17 के बीच, तब इस डिपार्टमेंट को जो फील्ड स्टाफ है उसको अप्रोच ऐसे ही थी कि ऐसे ही लोग लगाए जाते। पहले उनको डेली वेज लगाया जाता, वो पाइपें बिछाने का काम करते थे, पहाड़ों पर पाइपें ले जाने का काम करते थे, लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का काम करते थे। आज जल जीवन मिशन में ठेकेदारों को काम दिया गया। ये सब काम जो हमारे पिछले 30 साल से डेली वेजर अपने कंधे पे उठा के पाइपें पहाड़ पे ले जा रहा है, तो मैं यासिर साहब को कहूंगा कि आज डेली वेजर 40-42 हजार है। देखें परिहार साहब की बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परिहार साहब आपको बताऊं, मैं आपको एक बताता हूं, जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका इज रिच सो इट इज हैविंग गुड रोड्स। ऐसा नहीं है, अमेरिका इज रिच बिकॉज दे आर हैविंग गुड रोड्स।
तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसे अभी तक लोग कोट करते हैं। जब आपके पास सड़कें अच्छी होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और हर एक चीज हम आगे डेवलप कर पाएंगे। हम उससे ना कोरिलेट करें, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है बरियार साहब, एंड आई अश्योर यू, मैं जब भी करता हूं, मैंने लास्ट टाइम राजेंद्र जी को अश्योर किया था, मैं आपको अश्योर करता हूं, आई पर्सनली लुक इनटू द मैटर, इसमें क्या बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए, राजेंद्र जी आपका भी, अनिल आपका भी और यासिर जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज आपने देखा कि यूथ को लेकर ही बात हो रही थी, बार बार इस मुद्दे को उठाया जरूर जाता है, लेकिन यूथ के दिल के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत हो, उन्हें एक आश्वासन दिया जाए कि कब तक इस मसले का हल होगा, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच में जो एक बड़ा दावा सामने रखा गया है कि जिसमें बेरोजगारी दर कम हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ और ही नजारा नजर आ रहा है, जिस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।